भूगोल का जो मामला चल रहा है चैप्टर व्यावसायिक 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 संरचना संरचना व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना क्या है? आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। मैंने आपको कल बताया था, वो जनसंख्या जो आर्थिक रूप से क्रियाशील है, अर्थात वह जनसंख्या जो श्रम करके पूंजी कमाती है, जो श्रमशील है। कैसी है? श्रमशील है, जो आमदनी आय लाती है, जो आमदनी लाती है, जो आमदनी प्राप्त करते हैं, जो अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं, उसे कहते हैं आर्थिक क्रियाशील। जो आमदनी की व्यवस्था करते हैं, पैसे की व्यवस्था करते हैं, खर्चा पानी की व्यवस्था करते हैं, जो रोजी रोटी का सहारा बनते हैं, जो रोजी रोटी कमा करके लाते हैं, तो उसका प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यदि किसी देश में क्रियाशील जनसंख्या अधिक है तो वो देश ज्यादा तरक्की करेगा। जिसमें क्रियाशील जनसंख्या, जो कमाने वाली जनसंख्या जो प्रतिशत है, जो युवा वर्ग है, जो जिसका अनुपात कम है, तो वो गरीब मिलेगा भाई। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अब बारी आती है प्राथमिक क्षेत्रक। ये प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, और तृतीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं सब कृषि, पशुपालन। ये भी कृषक, पशुपालन भी कृषि में ही आता है। किसमें आते हैं? कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, 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 मत्स्य पालन, जिसको मछली पालन कहते हैं, मछली पालन। जो लोग कृषि में काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, मछली पालन करते हैं, उनको प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल करते हैं। सब किसमें करते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में शामिल करते हैं सर। देखो साहब, द्वितीय क्षेत्रक में उद्योग, जिनको फैक्ट्री कहते हो तुम, और भवन निर्माण, भवन निर्माण, उद्योग, भवन निर्माण। देखो, जो उद्योगों में काम हो रहा है, फैक्ट्रियों में काम हो रहा है, जो जैसे कि ये कृषि है, कृषि में हमको मिला गन्ना। क्या मिला? गन्ना। गन्ने से बनने लग गई यहाँ उद्योग में जाकर के चीनी। तो ये चीनी कौन से क्षेत्रक में आएगी? द्वितीय क्षेत्रक में आएगी, क्योंकि निर्माण ही तो हुआ है इसका, उद्योग, भवन निर्माण। कच्चे माल को पक्के माल में बदलना,
ठीक है सर। उद्योग, भवन और निर्माण, भवन निर्माण अलग अलग नहीं। अब तृतीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक में आते हैं सब परिवहन, संचार, परिवहन संचार, वाणिज्य और प्रशासक, वाणिज्य और प्रशासक, प्रशासक ये किस में आते हैं? प्रशासक नहीं, प्रशासन ये किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। प्रशासन प्रशासक एक ही बात है। देखो जब देश आजाद हुआ था तो सर्वाधिक लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए थे, क्योंकि हमारे देश के पास पैसा तो दूर दूर तक था ही नहीं। खेती बाड़ी थी, हमारे पास खेत भी ऐसे थे, मरुस्थल इलाका, मिट्टी के टीले, क्योंकि हमारे खेतों की, हमारी कृषि की अंग्रेजों ने तो पहले ही हालत खराब कर दी थी। अंग्रेजों को जो पता लग गया ने कि अब तो वह भारत के लोग आज़ाद होंगे और अब तो तुमको भारत से जाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने भारत का शोषण इस तरीका से किया कि भारत के लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए। ऐसा इस तरीका से शोषण किया कि भारत के लोग अपने आप को संभाल नहीं पाए। ठीक है, तो स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। जब हमारे पास कोई साधन नहीं था कमाने खाने का, लोग भूखे मरने लग गए, तो उन्होंने ज़्यादातर उस जमीन को, मिट्टी के टीलों को साफ करना शुरू कर दिया, उनमें खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। लोगों ने पशुपालन करना शुरू कर दिया, वृक्षारोपण, मछली पालन, अपनी जीविका कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। तो सर्वाधिक लोग आज़ादी के बाद किसमें संलग्न थे? प्राथमिक क्षेत्र में। पैसा तो हमारे भारत देश में था ही नहीं। फैक्ट्री, उद्योग, कल कारखाने, भवन कौन बनाएगा? पेट भरना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है भैया। फैक्ट्री का बिना पैसा में थोड़ी मिल जाएगी। फैक्ट्री के लिए फिर कच्चा माल चाहिए, बहुत सारे आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यकताएं फैक्ट्री लगाने के लिए। लोग तो वैसे ही भूखे मर रहे थे, फैक्ट्रियां भी नहीं थी, बहुत कम फैक्ट्रियां थी, एक दो काम हो रहा था, वो हाथ से ही करते थे, फैक्ट्रियां तो थी नहीं। जैसे कपास से सूत काट लिया, रेशम का सूत काट लिया, कपड़ा बना दिया है, ऐसा घर से करते थे। चरखा वरखा चलते थे छोटे मोटे ही, उसको द्वितीय क्षेत्रक में कहते थे। 10-10, 15-15 आदमी बैठ करके काम करते थे एक जगह हैं। तीसरा जो क्षेत्रक है वह है परिवहन। परिवहन का मतलब होता है संचार सेवाएं और परिवहन के साधन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लाना ले जाना, ये आता है परिवहन में। परिवहन में भी बहुत कम लोग थे, क्योंकि काई के पास पैसा ही नहीं है। किसी के पास ना तो ट्रक थे, ना रेलगाड़ी की व्यवस्था भी इतनी नहीं थी, सामान थोड़ा बहुत बनता था। लोग बाग अपनी बैलगाड़ियों से या वैसे सिर पर रख करके टोकरी को बेचने के लिए लाते ले जाते रहते। सर्वाधिक लोग लग रहे थे इसमें आजादी के बाद। ठीक है सर। अब देखो कृषि की स्थिति भी दयनीय थी, स्थिति ठीक नहीं थी, कृषि की स्थिति भी ठीक नहीं थी। जैसे आज है ऐसा ही पहले था। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। आप जानते हैं, बारिश ठीक ठाक हो जाती है, बरसात हो जाती है, बरसात हो जाती है ठीक ठाक तो भैया पैदावार हो जाती है, फसल हो जाती है। बारिश ठीक नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी तो भैया फिर कैसे गुजारा होगा? लोग बाग पलायन करते हैं, भूखे मरते थे। ये देश के सामने समस्याएं थी। ठीक है सर। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए था कि हमको जो प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उनकी संख्या को यहाँ थोड़ा कम करके द्वितीय क्षेत्र में उनकी सेवाएं लेते, द्वितीय क्षेत्र के बाद तृतीय क्षेत्र में सेवाएं लेते,
तो व्यवस्था हमारी जल्दी सुधर जाती, हमारी स्थिति जल्दी सुधर जाती। और फिर देश आज़ाद होने के बाद हमारी सरकारों ने ऐसा इंतजाम कुछ किया भी है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग संलग्न थे वो धीरे धीरे द्वितीय क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, द्वितीय के बाद तृतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है जो खराब थी बहुत पहले, उससे हम उबर सकें। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। देखो, जब सरकारों ने प्रयास किया, कुछ हमने भी प्रयास किया, भाई खेती बाड़ी में तो कुछ है ही नहीं, घर पे 10-12 कैंडिडेट हैं, 8 बीघा खेत है, पूछते हैं 10-12 में से क्या काम करते हो तुम? खेती बाड़ी का काम करते हैं सर। भैया क्या काम करते हो? खेती बाड़ी का काम करते हैं। 12 आदमी हैं, 8 बीघे खेत है, खेत में उत्पादन भी इतना ही होगा जिससे खाने की भोजन की पार पड़ेगी सर। फिर कैसे तो बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेंगे, कैसे बच्चों की शादी ब्याह करेंगे, कैसे मकान दुकान बनाएंगे। तो जब उद्योग हमने लगाना शुरू कर दिया, फैक्ट्रियों पर जब ज्यादा जोर दिया गया, तो लोग बाग जो पहले 12 आदमी 8 बीघा खेत को करते थे, अब 4 आदमी रह गए घर पे जो उस खेत की देखभाल करेंगे। 8 आदमी फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चले गए, जिनमें से 4 आदमी तो फैक्ट्री में काम करेंगे और 4 आदमी या तो ट्रक चलाएंगे या कोई संचार का कोई ऐसा काम देखेंगे, कोई लैपटॉप चलाएंगे, कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह कुछ ऐसा करेंगे जिनसे उनको वहां रोजगार मिल सके। ठीक है सर। तो देखो, वर्तमान समय में जब ज्यादा फैक्ट्रियां हो रही हैं तो लोग बाग द्वितीय क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं और शहरीकरण जब बढ़ रहा है, मैंने बताया था पलायन करके लोग गांव में देखते हैं भैया खेती बाड़ी में कुछ नहीं है, खेतों को लोग बाग मुट्ठे पे छोड़ जाते हैं, 1-2 आदमी के लिए परिवार के इनको दे जाते हैं और आप कमाने खाने के लिए बाहर चले जाते हैं, किसी शहर में किसी दुकान पे लग जाते हैं, किसी इंटरनेट वाली की दुकान खोल लेते हैं, इलेक्ट्र की दुकान खोल लेते हैं और ट्रांसपोर्ट से जुड़ जाते हैं, सामान को लाते हैं ले जाते हैं, अपनी 1-2 गाड़ी निजी बना लेते हैं या फिर कहीं ड्राइवरी करते हैं। तो शहरीकरण हो जाएगा। जब शहर में जाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, और जब शहर में लोग रोजगार की दृष्टि से जाएंगे तो भैया फिर तृतीय क्षेत्र में लोगों की भूमिका बढ़ जाएगी, द्वितीय क्षेत्र में बढ़ जाएगी। अब बारी आई है स्वास्थ्य की। अब बारी किसकी है? स्वास्थ्य की। देखो स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य क्या है भैया, इसको भी बताएंगे सर। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखो, हमारे भारत देश में आज से पहले, थोड़ी सी पहले, 30-40 साल पहले स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं थी। समाज के अंदर इतनी अनेक बीमारियां थी, महामारियां थी कि बहुत सारे बच्चे, मैंने कल बताया था ना, बहुत सारे बच्चे, युवा और वृद्ध उस बीमारी में मर जाते थे, वो महामारी में मर जाते थे। कोई सुविधाएं नहीं थी। चेचक की बीमारी चलती थी साहब, चेचक बच्चों के निकलती थी, फिर बड़े इनके निकलने लग गई। 1-2 दिन बुखार आता है, फुंसी सी होती हैं और मर जाते हैं। चेचक चली थी साहब, प्लेग की बीमारी चली थी, चूहों में से एक बीमारी फैल गई, पहले चूहे मरने शुरू हो गए, चूहे के बाद फिर अब वही बीमारी फिर इंसानों में प्रवेश कई, लोग मरने लग गए सब। लेन की लेन लग जाती थी मरने वाले, इनकी इतनी समस्याएं बढ़ जाती थी। अंतिम संस्कार करके आते थे इतने, और 2-3 जने फिर मरे पाते थे, उन 2-3 में ले जा गए, फिर और 10-15 पा गए। ये समस्याएं। एक बीमारी चली थी पोलिया, मर जाते थे बच्चे, या फिर हाथ पैर उनके पतले पड़ जाते थे, लकवा जैसी समस्या। आज भी ये बीमारी चल रही है।
कोरोना की बीमारी चल रही है, आपके स्कूल वगैरह सब बंद हैं, दुकान मकान है, कभी कर्फ्यू लग जाता है, कभी लॉकडाउन बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। देखो सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है नहीं। पिछले 5-6 महीने हो गए, स्थिति बड़ी खराब है देश की, और देश की नहीं पूरी दुनिया की स्थिति खराब है। ये सब स्वास्थ्य की वजह से ही तो हो रहा है। तो हमको अपने स्वास्थ्य की तरफ, हमको लोगों के स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान रखना है कि ये जैसे ही समाज के अंदर कोई बीमारियां पहली बार तो आई नहीं, और आए तो इनके तुरंत हम रोकथाम कर सकें। देखो उसके बाद कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिस पे विजय प्राप्त कर ली थी हमारी सरकार ने, जैसे चेचक की बीमारी है, ये चेचक की बीमारी, प्लेग की बीमारी, ये अब देखने को बहुत कम मिलती हैं। ये महामारी अब देखने को, पोलियो की बीमारी थी पहले, ये भी अब बीमारी कम है, इन पे विजय प्राप्त कर ली है हमारे भारत देश ने भी कर ली है और दुनिया के देशों ने भी कर ली है। लेकिन फिर भी समस्या अभी स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा अच्छी नहीं है। अभी कोरोना वायरस है, क्या कोरोना वायरस पता ही नहीं लग रहा है इसका। दवाई आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी हैं। देखो खूब डॉक्टर लोग हैं बेचारे, वो कह रहे हैं भाई मास्क लगा करके रहिए आप, और हाथों को इस तरीका से साबुन से धोइए, और सैनिटाइजर वगैरह जो कुछ उन्होंने बता रखा है, खूब डॉक्टर करते हैं, पुलिस वाले करते हैं। पर ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में खुद डॉक्टर आ जाते हैं, पुलिस वाले भी आ जाते हैं, वो तो खूब सावधानी रखते हैं फिर भी आ जाते हैं। तो इसकी तरफ हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/4 लोगों को उपलब्ध हैं। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। देखो मामला क्या है हमारे समाज में भैया, अब भी जो लोग गांव में रहते हैं ना, जो गांव में रहते हैं उनको शुद्ध पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है। अपने राजस्थान में एक बार सर्वे हुआ था, तो राजस्थान में 60% गांव तो ऐसे थे जिनमें पानी शुद्ध नहीं था, पीने के लिए फ्लोराइड की मात्रा थी उसमें। तुम बताओ, जब लोगों को शुद्ध पानी भी नहीं मिलेगा तो बीमारियां फैलेंगी कि नहीं फैलेंगी? फैलेंगी ना। देखो एक होता है हमारे भोजन में हमको कितनी कैलोरी मिल रही है, कितने पोषक तत्व मिल रहे हैं, कितना पौष्टिक भोजन हम कर रहे हैं। देखो यदि हम पौष्टिक भोजन करेंगे, हमको पौष्टिक भोजन मिलेगा, हमको पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिलेगी, तो हमारा शरीर रोगाणुओं से, बीमारियों से मुक्त रहेगा। बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आएंगी नहीं। पर मामला क्या है कि हमारी स्थिति तो बड़ी खराब है, आर्थिक स्थिति तो बड़ी कमजोर है, जनसंख्या हमारे पास ज्यादा है, परिवार में आमदनी का स्रोत तो है कम, और परिवार के सदस्य हैं अधिक। उन सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में कैलोरी युक्त भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है। किस सभी के लिए तो दूध भी नहीं मिलता है पीने के लिए, दालें नहीं मिलती हैं खाने के लिए हैं। तो देखो जब दूध नहीं मिलेगा, दालें खाने के लिए नहीं मिलेंगी, शुद्ध जल नहीं मिलेगा, तो शरीर तो दुबला पतला रहेगा और रोगाणुओं से घिरा हुआ रहेगा। सर्दी थोड़ी आएगी, बरसात हो जाएगी तो बुखार आ जाएगा, जुकाम लग जाएगी, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता तो जब रहेगी जब हमारा शरीर मजबूत रहेगा, और मजबूत कब रहेगा? जब हमको कैलोरी युक्त भोजन मिलेगा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिलेगा। देखो हमारे देश में 30% बच्चे तो ऐसे हैं झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले, वो भैया दूध को जानते ही नहीं हैं। वो दूध को नहीं जानते हैं ये दूध क्या है। तो भैया जो 30% बच्चे दूध को नहीं जानते हैं,
जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, तो बताओ उनका शरीर, उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा कि नहीं रहेगा? उनके लिए दालें नहीं मिल रही हैं, हरी सब्जियां नहीं मिल रही हैं, अंडे नहीं मिल रहे हैं, मछलियां नहीं मिल रही हैं, भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। देखो, मुंबई में झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, और अपना एक क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, एक फिल्म अभिनेता है, अब तो बुढ़ा हो गया, अमिताभ बच्चन। तो इन दोनों ने, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन ने, तो वहां हॉस्पिटल खोला, कैंसर हॉस्पिटल। ये दोनों उन झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, ये खर्चा ये उठाते हैं। और मुंबई की मैं बात बताऊं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को दिन में एक टाइम भी भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है जिससे उनका पेट भर सके। ज्यादातर बच्चे तो भूख की वजह से ही मर जाते हैं। देखो, पश्चिमी बंगाल में और एक जिला है, एक जिला, उस जिले में साहब इतनी भुखमरी थी कि उस जिले में रहने वाली जो वेश्याएं थी ना, वेश्याएं, उन्होंने अपने पास से पैसा इकट्ठा करके और अनाज खरीदा, और अनाज खरीद करके रेहड़ी वाले को बुला करके और रेहड़ी में अनाज को रख करके और गरीब बच्चों के लिए बंटवाया, जिससे कि वो कम से कम पेट तो भर सकें, भोजन तो कर सकें। देखो, उड़ीसा में एक तहसील है, और उस तहसील का मामला ऐसा, कस्बा है बहुत बढ़िया, उस कस्बे में सुबह सुबह चाय पीने के लिए लोग आते हैं। आप भी चले जाते हैं चाय पीने के लिए, हम भी कभी जाते हैं, तब भी चाय पीते हैं। तो सुबह जब चाय पीने के लिए लोग आते हैं उस दुकान पर, उड़ीसा में एक कस्बा है, तहसील है, तो जब चाय पी करके जो कुल्हड़ होता है ना, कुल्ली होती है, उसको कुल्हड़ को फेंकते हैं, कुल्ली को फेंकते हैं, तो उस कुल्हड़ को चाटने के लिए, उस कुल्ली को चाटने के लिए, जिसमें थोड़ी सी चाय की बूंदें रह जाती हैं नीचे, बच्चों की लाइन लग जाती है उस कुल्हड़ को उठाने के लिए, चाटने के लिए, कब हम फेंकें, कब वो चाटें उसको। तो बताओ, जब देश के अंदर इतनी गरीबी है तो बताओ कुपोषण की समस्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सरकार बहुत प्रयास कर रही है ऐसा दूर करने का, हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी हुई है देश की, अभी कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल है। गरीबी को खूब दूर कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही। ठीक है सर। अब ऐसा किशोर जनसंख्या, अगला शब्द है किशोर जनसंख्या। किशोर जनसंख्या, किशोर का मतलब होता है, किशोर जनसंख्या, किशोर जनसंख्या किशोर का मतलब होता है कम उम्र की जनसंख्या, और इसके लिए जो आयु है वह है 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की आयु। 10 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं वो भैया किशोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किशोर। ठीक है सर। किशोर का मतलब होता है कम उम्र के। देखो, भारत की जनसंख्या में सबसे प्रमुख जो लक्षण है उसकी किशोर जनसंख्या का है। भारत में किशोर जनसंख्या लगभग 20% है। कितने प्रतिशत है? 20%, अर्थात अपनी जनसंख्या का 5वां भाग। तुम बताओ,
जब ये किशोर जनसंख्या वाले 20% हैं, 5वां हिस्सा है, तो इनका स्वास्थ्य, इनकी पढ़ाई, इनकी लिखाई, इनका रहन सहन, इनकी शिक्षा की व्यवस्था, जो भी कुछ करनी है, जो श्रमशील लोगों को ही तो करनी है कि नहीं करनी है। जब इनकी समय पे 20% लोगों की, 20% बच्चों की, देश के 5वें हिस्से को समय पे शिक्षा मिलेगी, समय पे स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, समय पे भोजन मिलेगा, तो भैया इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारा समाज ठीक रहेगा, हमारी जनसंख्या ठीक रहेगी, हमारा देश ठीक रहेगा। यही तो मामला है। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती हैं। देखो, बड़े और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पोषक तत्वों की बजाय इनको ज्यादा पोषक तत्व मिलने चाहिए, पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। ठीक है सर। और यदि इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और ये बच्चे इतने कमजोर हो जाएंगे कि इनके अंदर खून की कमी भी आ जाएगी, खून की कमी आ जाएगी, इनकी समस्या बढ़ती चली जाएगी, और धीरे 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 इतना ऐसा आएगा, विकास की प्रक्रिया में इनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया तो किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं बनाया गया, इनको इनकी जिम्मेदारी को नहीं निभाया गया, तो समाज का ये तबका कुपोषण का शिकार होगा, बीमारियों का शिकार होगा, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी। अब कल जो नंबर आएगा वो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। इसको पढ़ाएंगे कल, आज केवल इतना ही।